बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपको एक नए टॉपिक के साथ एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि रिसर्च करने के बाद जब हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये एक रिसर्च ली है जिसको देख के हम फिर इसका एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। इम्पैक्ट ऑफ इमोशनल रेगुलेशन and emotional expressivity on sideways emotions in adolescents। ये की कॉन्सेप्ट्स हैं जो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट में होने चाहिए इन द सेम ऑर्डर। सबसे पहले बैकग्राउंड, अगर आपकी रिसर्च न्यू है, उन कॉन्सेप्ट्स न्यू हैं, जैसे साइंटिफिक कम्युनिटी फेमिलियर नहीं है, तो आप अपने जो वेरिएबल्स हैं, अगर आपके वेरिएबल्स में से कोई एक वेरिएबल या सारे वेरिएबल न्यू हैं तो उन्हें ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाएं कि आप ये स्टडी क्यों कर रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव अगर आपका कोई है वो ड्यूरेशन जो है, उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन, सैंपल नेम, साइज एंड लोकेशन, इम्पोर्टेंट सब ग्रुप्स अगर कोई एग्जिस्ट करते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक, इंस्ट्रूमेंट्स अलॉन्ग विद साइटेशन, और उसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मेन फाइंडिंग्स, इम्प्लीकेशंस, कंक्लूजन एंड कीवर्ड्स। इसके साथ मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है, आप इसको चेक मार्क भी कर सकते हैं और आप क्रॉस करके या टिक करके देख सकते हैं कि इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन आपने मेंशन नहीं की। तो आप अपने एब्स्ट्रैक्ट को सामने रखें और ये चेकलिस्ट अपने सामने रखें और उसको चेक मार्क करके देखें। तो इसी सीक्वेंस के साथ तो आपको पता चल जाएगा कि आपके एब्स्ट्रैक्ट में अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको आप इस तरह से कवर कर सकते हैं। तो ये की है जिससे आप खुद को इवेलुएट भी कर सकते हैं कि आपका एब्स्ट्रैक्ट कैसे है। अब हम वन बाई वन इन सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे एग्जाम्पल के साथ कि इसको लिखते कैसे हैं, रिपोर्टिंग किस तरह से करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड। अब क्योंकि ये रिसर्च साइडवेज इमोशंस पे थी जो कि न्यू कॉन्सेप्ट है, तो बैकग्राउंड के तौर पे क्या लिखा, द टर्म साइडवेज इमोशंस इज रिलेटिवली new addition in the existing literature pertaining the non-verbal expression of emotions through stimuli as emoji in e-communication। अब ये उसका बैकग्राउंड बता दिया कि ये जब ई कम्युनिकेशन हम पढ़ते हैं उसमें जो इमोजी स्माइली यूज़ करते हैं उसके लिहाज से न्यू एक टर्म आई है जिसको कहते हैं ये साइडवेज इमोशंस हैं। और उसके बाद है मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, द प्रेजेंट स्टडी एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ emotion regulation and emotional expressivity on positive and negative sideways emotions in adolescents। ये मेन ऑब्जेक्टिव था। एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी था क्योंकि जो इमोशनल एक्सप्रेसिविटी है ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्स्ट्रक्ट है, तो हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था द स्टडी इन्वेस्टिगेटेड द इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशनल एक्सप्रेसिविटी ऑन साइडवेज इमोशन। दिस वाज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। ड्यूरेशन, खासकर जो मेडिकल की रिसर्चेज हैं उसमें उसका बहुत इम्पोर्टेंट एसेंशियल पार्ट है। तो लेकिन कुछ सोशल साइंसेज रिसर्च जो है उसमें कुछ लोग ये नहीं भी मेंशन करते, लेकिन अगर आप करते हैं तो उसका जो फॉर्मेट है वो ये होता है, द स्टडी वाज कंप्लीटेड इन 1 ईयर फ्रॉम जनवरी 1 2018 टू दिसंबर 30 2019। ये आपने ड्यूरेशन लिखी। रिसर्च डिज़ाइन, द स्टडी वाज बेस्ड ऑन क्रॉस सेक्शनल सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। आप सर्वे के साथ उसको स्पेसिफाई भी करें कि वो कौन सा सर्वे था। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सर्वेज। उसके बाद हम लिखते हैं सैंपल नेम, साइज एंड लोकेशन। पार्टिसिपेंट्स कंप्राइज्ड ऑफ एडोलसेंट्स, n is equal to n caps for overall sample size and small n for the further subdivisions of the sample. N is equal to 300 enrolled in university campuses situated in Sargodha। तो इसमें हमने साइज भी लिख दिया, सैंपल नेम लिखा है डॉल्फिन्स, साइज n is equal to 300 and location was Sargodha। इम्पॉर्टेंट सब ग्रुप्स इफ एनी। अगर आपके इसमें एक बात आपने याद रखनी है, अगर आपके टाइटल में सब ग्रुप्स के नेम आते हों तो हर सूरत आपने ये मेंशन करना है, अदरवाइज ये ऑप्शनल है कि आप कोई इम्पोर्टेंट सब ग्रुप लिखना चाहते हैं ये नहीं। तो हम जैसे आप देखें कि अगर आपके जेंडर आ रहे हैं आपके टाइटल में तो आप लाजमी उसको लिखें।
अगर नहीं ग्रुप आ रहे तो फिर आपकी चॉइस पे, आपकी डिस्क्रिप्शन पे आप मेंशन करते हैं। यानी यूजली लोग जेंडर अलॉन्ग जेंडर लाइंस डिवाइड करते हैं अपने सैंपल को। बोथ बॉयज n is equal to 150 50% and girls n is equal to 150 50% participated in the study। क्योंकि इक्वल नंबर था तो उसमें हम सैंपल का साइज और सब ग्रुप का और फिर उसकी परसेंटेज लिखते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक आती है इसके बाद। डाटा वाज कलेक्टेड यूजिंग पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक। इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट में हम लिखते हैं 4 सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स इंक्लूडिंग इमोशन रेगुलेशन क्वेश्चनर, उसका रेफरेंस, इमोशन पॉजिटिव एक्सप्रेसिविटी स्केल, सो ऑन। ये सारे इंस्ट्रूमेंट और उनके साथ रेफरेंस। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि आपने स्केल के सामने जब रेफरेंस देना है तो उसको नॉन पैरेंथेटिक फॉर्मेट में नहीं देना, पैरेंथेटिक में देना है। इसके बाद हम लिखते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस वाज अप्लाइड फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। इसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस ना लिखें। मेन जिस एनालिसिस की बेसिस पे आपने अपने हाइपोथेसिस टेस्ट किए हैं, क्योंकि हम और भी बहुत सारे एनालिसिस करते हैं, लायबिलिटी रिलेटेड, वैलिडिटी, नॉर्मेलिटी, कोरिलेशंस, लेकिन आपने जिस अपने जो हाइपोथेसिस थे वो जिस बेसिस पे टेस्ट किए हैं, जिस टेस्ट की बेसिस पे, उसको मेनली मेंशन करें। उसके बाद मेन फाइंडिंग्स, की फाइंडिंग्स, आपकी जो मेन आपकी फाइंडिंग्स, इसकी भी बहुत डिटेल में ना जाएं। जैसे फाइंडिंग्स रिवील दैट इमोशन रेगुलेशन पॉजिटिवली प्रिडिक्टेड positive sideways emotions, whereas inversely predicted negative sideways emotions. Positive emotional expressivity positively predicted positive sideways emotions and vice versa। तो आप मेन जो की लीडिंग फाइंडिंग्स हैं उनको वहाँ यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। इम्प्लीकेशंस आप लिखें ब्रीफ सी, और वो जैसे मैंने ये लिखी है, द फाइंडिंग्स empirically establish that use of emoji in e-communication is an indicator of having the ability to regulate emotions and to express emotions appropriately। इसमें देखें अहम बात वही मैंने लिखी क्योंकि हमारा इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था साइडवेज इमोशंस। तो हमें पता चला कि उसके ये डिटर्मिनेंट्स हैं। द फाइंडिंग्स कैन बी अप्लाइड टू इम्प्रूव द ई कम्युनिकेशन ऑफ एडोलसेंट्स बाय फोस्टरिंग यूज ऑफ पॉजिटिव साइडवेज इमोशन। तो उसकी एक अप्लाइड सिग्निफिकेंस भी है। कंक्लूजन लिखें, द स्टडी इज एन इम्पॉर्टेंट एडिशन इन द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज ऑन द रोल ऑफ 2 पॉजिटिव इमोशंस रिलेटेड फैक्टर्स इन डिटर्मिनिंग द यूज ऑफ साइडवेज इमोशंस बाय एडोलसेंट्स। फाइनली हम कीवर्ड्स लिखते हैं, इसमें अपने मेथड्स लिखने हैं, लाइक इमोशन रेगुलेशन, इमोशन एक्सप्रेसिविटी था, साइडवेज इमोशन था, हमारे जो मेन वेरिएबल नेम थे। अच्छा, अब हम देखते हैं जब एब्स्ट्रैक्ट को हम लिखते हैं, अब मैंने उन सारी चीज़ों को मर्ज कर दिया, ये 13 पॉइंट्स को मर्ज करने के बाद आप देखें कि ये एब्स्ट्रैक्ट है। और जब आप एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे तो आप देखें ये एब्स्ट्रैक्ट क्या है। फर्स्ट लेवल की हेडिंग होनी चाहिए। फर्स्ट लेवल की हेडिंग होती है बोल्ड फेस, अपर केस, लोअर केस हेडिंग, सेंटर्ड, बोल्ड फेस, अपर केस एंड लोअर केस, ये हेडिंग है फर्स्ट लेवल की। फॉन्ट साइज इसका 12 होता है। फिर इसकी जो एपीए के अकॉर्डिंगली हम इसकी फॉर्मेटिंग देख रहे हैं कि क्या होगी। फिर ये जो पूरा एब्स्ट्रैक्ट है, इसकी जो मेन बॉडी है ये ब्लॉक फॉर्म में होती है, यानी स्टार्ट में इंडेंट नहीं होता, रेगुलर होती है। ये इसमें कंफ्यूजन है, लोग इसको अक्सर इटैलिसाइज करते हैं, ये इटैलिक्स में नहीं होती, ये रेगुलर में होती है। और इसको आप ब्लॉक फॉर्म में लिखते हैं, स्टार्ट में इंडेंट नहीं होता। और उसके अलावा सिंगल पैराग्राफ में हो तो बहुत खूबसूरत लगता है ये एब्स्ट्रैक्ट। यूजली ट्रेंड भी यही है कि इसको सिंगल पैराग्राफ में लिखना चाहिए, इसको स्प्लिट नहीं करना चाहिए मल्टीपल पैराग्राफ्स में। और इसमें स्टैटिस्टिकल वैल्यूज अगर ना यूज करें तो ये आइडियल है। ये डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, आप स्टैटिस्टिक्स इसमें अवॉइड करें। और आइडियली अगर 120 वर्ड्स तक आप इसको कंप्लीट कर लें तो ये बहुत इफेक्टिव होगा, इस तरह से लिखना कंप्रीहेंसिव होगा। तो इसके अलावा कीवर्ड्स हैं जो हम अलग अलग से एंड पे लिखते हैं, जिसमें हमने ये अलग से कीवर्ड्स लिखे हैं। आप सब लोग जो है आपको पता चला व्यूअर्स कि कैसे हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट को एपीए के अकॉर्डिंग फॉर्मेट करते हैं। इसमें दो बातें आपने ज़हन में रखनी है, एक इन 13 पॉइंट्स को और सेकंड सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन को, कि इन पॉइंट्स को आपने रीऑर्डर नहीं करना, इसी तरह सिस्टमेटिकली इसी सीक्वेंस में आपने फॉलो करते हुए इन पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन करना है। तो आपका जो एब्स्ट्रैक्ट होगा वो बहुत कैची होगा, अट्रैक्टिव होगा
और जो आपका रीडर है, जो आपका रिव्यूअर है, उसको वो अट्रैक्ट करेगा। और ये बेसिकली हम साइकोलॉजी में कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपका एब्स्ट्रैक्ट आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, जिससे आपका जो रिव्यूअर है वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि आपको कितनी अच्छी से रिसर्च आती है और आपकी रिपोर्टिंग कितनी अच्छी है। तो आप दो, हमारे पास ऑप्शन है, हम पूरी रिसर्च पढ़ लें या हम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लें, हमें वही बात पता चल रही होती है। इसलिए आप इसको जब लिखते हैं इन गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करें। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको एब्स्ट्रैक्ट कैसे लगा और क्या आपको इससे फ़ायदा हुआ। और खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।